को विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। क्या एक राष्ट्र के नाते हम मिलकर काम नहीं करते? क्या एक राष्ट्र के नाते हम सब आने वाले संकटों का सामना नहीं कर सकते? नमस्कार, खबरों की दुनिया से थोड़ा दूर चलते हैं और बात करते हैं भारत रत्न सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। जी हां, एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने आप में कई सारी परिभाषाएं गढ़ता है, न केवल राजनीति के क्षेत्र में बल्कि शब्दों की दुनिया में, पंक्तियों के मायाजाल में और कविता जगत में भी एक ऊंचे ओहदे और गर्व के साथ, सम्मान के साथ पुकारा जाने वाला नाम अटल बिहारी वाजपेयी। जी हां, मैं अटल हूं, इसी कहानी की फहरिस्त को आगे बढ़ाते हैं। और क्या अटल बिहारी वाजपेयी और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम बड़ी हस्तियों के साथ राजनीति में कंधे से कंधा मिलाकर न केवल काम करने का मादा बल्कि कविता जगत में भी एक अलग और अनुपम पहचान रखने वाले देश के सुप्रसिद्ध कवि और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पंडित श्री सत्यनारायण सत्तन जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व क्या कुछ कहता है और उनके जीवन का अब तक का सफरनामा कैसे भारत रत्न के रूप में उन्हें एक नए अनुभव के तौर पर कहीं ना कहीं देश के इतिहास में अंकित करता है। सत्तन जी, बहुत बहुत स्वागत है सिटी न्यूज की इस खास पेशकश में। न केवल राजनीति का क्षेत्र बल्कि काव्य पाठ के साथ में भी आपने जो है काव्य पाठ के क्षेत्र में भी आपने अटल जी के साथ बहुत समय बिताया, वक्त बिताया। आज जब उन्हें देश के सबसे सर्वोच्च और गरिमामय सम्मान से नवाजा जा रहा है और भारत रत्न के तौर पर अटल जी का नाम जो है अब देश में अंकित हो चला है, ऐसे में कौन से संस्मरण आज आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे गुरुजी? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व जो है वो व्यक्तित्व सर्वव्याप्त व्यक्तित्व, जी जी, अजात शत्रु व्यक्तित्व। राजनीति में रह करके लोग शत्रु पैदा करते हैं जी, लेकिन राजनीति में संपूर्ण जीवन राजनीति करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मित्र ही पैदा किए, प्रशंसक ही पैदा किए, उनके चाहने वालों की संख्या निरंतर वर्तमान रही। बिल्कुल ठीक, ये उनकी खूबी है। और जहाँ तक प्रश्न रहा भारत रत्न का, जी जी, तो भारत रत्न सम्मान की इज्जत उनको देने से बड़ी है। जी जी, बिल्कुल। उस उपाधि की कीमत का इजाफा हुआ है। जी जी जी, है? बहुत सारे लोगों को मिला है, अनेक क्षेत्रों के लोगों को मिला है, क्षेत्रीयता के आधार पर मिला है, लेकिन सर्वव्यापी स्वरूप को लेकर के यदि चिंतन किया जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया हुआ जो सम्मान है, निस्संदेह उससे देने वाले का ही सम्मान बढ़ा है और उस पद का भी सम्मान बढ़ा है जिस अलंकरण से उन्हें युक्त किया। बिल्कुल ठीक बात है। गुरुजी, एक सवाल और दर्शक जानना चाहेंगे कि अटल जी के व्यक्तित्व के बारे में। यूं तो राजनीति के क्षेत्र में बतौर प्रधानमंत्री उनकी भूमिका को न केवल देश ने देखा बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर गया उसमें भी अटल जी का योगदान जो है बढ़ चढ़ कर देखा गया। ऐसे में क्या मानते हैं आप, अटल जी के व्यक्तित्व को अगर राजनीति के क्षेत्र में परिभाषित करने का मौका मिले तो किस तरह से आप पुराने अनुभवों को याद करते हैं और कैसे उन्हें परिभाषित करना चाहेंगे? संघर्ष जी और व्यवस्था, जी जी, दो अलग अलग स्थितियां हैं। बिल्कुल। संघर्ष को सावधान रह करके करना, मर्यादा में रह करके करना, जी जी, औचित्य के साथ करना, अनौचित्य को अनादृत करके औचित्य को स्थापित करने का संकल्प लेकर के अपने राजनीतिक यात्राओं को जीने वाले जो पुरुष पुरुषोत्तम हुए, जी जी, उन पुरुष पुरुषोत्तमों में अटल बिहारी वाजपेयी जी गिने जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। और उन्होंने राजनीति को कभी भी व्यवसाय की दृष्टि से नहीं देखा। आज के इस परिप्रेक्ष्य में आकर के राजनीति जो है राजधर्म न रह करके, सेवा धर्म न रह करके व्यवसाय धर्म की ओर। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत गहरी बात है जी। और इसलिए जो उनकी समकक्षता यदि हमारे देखते हुए अगर किसी प्रधानमंत्री के साथ की जा सकती है, जहाँ तक मैं अपनी अल्प बुद्धि से सोच सकता हूँ, तो उनके समकक्ष अगर कोई अन्य प्रधानमंत्री खड़ा होता है तो वो एकमात्र प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री है, जो उस तबके से निकल करके वहां तक पहुंचा। ठीक उसी तरह की जीवन यात्रा, उसी तरह की कष्टदायी यात्रा अटल जी के साथ में जुड़ी है।
बिल्कुल ठीक बात है। जिंदा दिली का दूसरा नाम है सम्मानीय श्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। न केवल राजनीति के क्षेत्र में बल्कि काव्य पाठ के जरिए भी उन्होंने राजनीति में चुटीले ढंग से अपने भाषणों को नए तेवर और तल्ख अंदाज दिए, बल्कि शब्दों के मायाजाल में वो विपक्षियों के बीच भी, या कहा जाए विपक्ष के नेताओं के बीच भी खासे लोकप्रिय रहे। आज इस अनुपम बेला में उनकी कुछ पंक्तियां यहाँ पर आपसे साझा करने का हृदय करता है, मन करता है। आपसे इजाजत चाहूंगा, अनुमति चाहूंगा गुरुजी। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। वाकई में अटल जी की इन तमाम पंक्तियों में वो गहरे राज छुपे थे जो कहीं ना कहीं वो राजनीति में रहते हुए अनुभव कर रहे थे। और खास तौर पर राजनीति के क्षेत्र में रहना और बड़ी चुनौतियों को पार करना, न केवल विपक्ष के तीखे प्रहार झेलना, बल्कि प्रधानमंत्री की कुर्सी को सुशोभित करने के लिए देश को एक नई दिशा देने में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान सदैव से याद करता जा रहा है और याद करता जाएगा। गुरुजी, आपसे जानना चाहेंगे, मुझे ध्यान आता है कि इंदौर यानी कि देवी अहिल्या की नगरी में ही सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आपके साथ कई बार जो है मंच साझा किए, राजनीति के मंच हो, काव्य पाठ के मंच हो। आप उन पलों को कैसे याद करते हैं? और आज जब आप भी एक बड़े राजनीतिक दायरे में, एक काव्य जगत में एक अनुपम नाम अपना रखते हैं, तो किस तरह से वो दिन आज आपको याद आते हैं, और वो दिन जब अटल जी भी कहीं ना कहीं काव्य पाठ किया करते थे? राष्ट्र को गढ़ने के लिए चला हुआ जो व्यक्तित्व है, जी जी, उस व्यक्ति ने राष्ट्र को गढ़ने के साथ साथ शब्द के गढ़न की प्रक्रिया को भी उसी भाव से जिया, निरर्थक एक अक्षर नहीं लिखा। बहुत बड़ी बात है जी। सार्थक जीवन को जीने की परिकल्पना लेकर के अपने और अपने कार्यकर्ताओं के साथ चलने की भावना को लेकर के जब अटल जी चले जी। तो उनके साथ पूरा समाज आत्मसात कर लिया उन्होंने। बिल्कुल, जैसे संपृक्त घोल होता है, उस संपृक्तता के परिणाम स्वरूप जो उनका स्वरूप निकल करके आया वो पूरे राष्ट्र में व्याप्त हो गया। और जैसा कि उन्होंने कहा कि गीत नहीं गाता हूँ, क्यों नहीं कहा? उन्होंने ये कहा मैं तो राष्ट्र को गढ़ने के लिए आया हूँ, डरो मत मुश्किलें आसान बना सकता हूँ, कोई शैतान हो इंसान बना सकता हूँ, मैं तो सेवक हूँ, बस सेवा ही धर्म है मेरा, एक पत्थर को भी भगवान बना सकता। बहुत बड़ी बात है। ये उनका जो संकल्प था, उस संकल्प को उतारा उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में, और कार्यकर्ताओं के बीच में जब उतारा तब एक नारा हिंदुस्तान की जनता के बीच में उभर करके कार्यकर्ताओं के अंतर्गत भावनाओं से उभर करके आया, और वो नारा था देश का नेता कैसा हो, अटल बिहारी जैसा हो। भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के स्वरूप में काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने एक सपना देखा कि हमारा प्रधानमंत्री बने, और उस स्वप्न को साकार बनाने के लिए वो पीढ़ी जो है निरंतर चरैवेति मंत्र का उच्चारण करती हुई, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम के भाव को धारण करती हुई वो भारत माता की सेवा के लिए निकली, जिसकी अगुवाई अटल बिहारी वाजपेयी ने की। रहा प्रश्न कविता का, तो अनेकों बार उनके साथ बैठने का अवसर आया। राजनीति में कुछ ऐसे दृश्य उनके साथ में देखने के लिए आए। मुझे एक संस्मरण याद आता है महेंद्र जी, और वो संस्मरण ये आता है कि इंदौर में अटल जी पधारे थे। जिस दिन वो यहाँ पर पधारे थे उस दिन सराफा के धर्म काटा में एक यज्ञ हो रहा था। जी बिल्कुल। और उस क्षेत्र का पार्षद गोपी कृष्ण नेमा था। जी बिल्कुल। गोपी कृष्ण नेमा जो थे वो मेरे पास आए, लालू और गोपी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, पूरा इंदौर जानता है, मेरे विद्यार्थी भी हैं। मेरे पास आए, गुरुजी अटल जी को यज्ञ में ले चलना। उनका कोई शेड्यूल कार्यक्रम नहीं, आप कलाकार, आप कार्यकर्ता वत्सलता के स्वरूप को देखिए। बिल्कुल ठीक बात। नारायण राव धर्म जी जो थे वो हमारे यहाँ पर बहुत अनुशासन के कट्टर बिल्कुल पुरुष थे। बिल्कुल। वो गेट पर खड़े थे। जी। अटल जी रेसिडेंसी में अंदर कमरे में थे। गोपी और लालू मेरे साथ थे, खुरासान पठान भी जुड़ गए। मैं गया उनके पास, धर्म साहब के पास, मैंने कहा साहब मिलना है। बोले तुम जा सकते हो, ये कोई नहीं जाएगा उनके साथ, थोड़ी चर्चा करना है। बोले नहीं जाओगे तुम। उनका स्वभाव तेज था, तीव्र थे, नहीं जाओगे तुम। उन्होंने इतनी जोर से बोला तो अटल जी अंदर से बोले कि कौन है? बोले ये सत्तन है। तो बोले आने दो। मैं अंदर गया।
उनको भी ले गया। उन्हें निवेदन का कहो कविराज कैसे हैं। जी जी जी। बैठ गए। जी जी। ऐसा एक निवेदन है। बोले निवेदन बताएं क्या है। उन्होंने कहा यहाँ पे सराफा में एक यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ की पूर्णाहुति का क्षण है। आप संयोग से इंदौर आ गए हैं और कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि आप उसमें पूर्णाहुति में शामिल हो। बोले मैं नहीं आता तो पूर्णाहुति होती कि नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। ये कौन सी बात है कि मैं आ गया तो मुझसे पूर्णाहुति कराओगे। मैंने क्या कार्यकर्ताओं का भाग्य है, आप पधार गए और अब पधार गए तो ये करना है। तो बोले मैं कोई यज्ञ का होता हूँ क्या। मैंने आप होता नहीं पर वाजपेयी तो हैं और वाजपेयी यज्ञ जो है यज्ञों की श्रृंखला में श्रेष्ठ माना जाता है। जिसके पूर्वज इस यज्ञ को कराते रहे उसे तो इस यज्ञ में हाजिरी देने का अधिकार है। तो हंसे वो और हंस करके बोले जबरदस्ती के कुतर्क करते हो, मैं राजनीति के क्षेत्र में काम करता हूँ, मुझे जबरदस्ती का पंडित बना रहे हो। मैं नहीं बना रहा साहब, कार्यकर्ताओं की भावनाएं बना रही। बोले कार्यकर्ताओं की भावना है तो अटल बिहारी सदैव नतमस्तक है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ और उस यज्ञ में चलूंगा। कितने दूर है क्या है, हमने बताया प्रेस क्लब के बिल्कुल नजदीक ही है, आप चलें। और वो सहज भाव से वहां पर चले गए, पूर्णाहुति की, लोगों ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया सहज भाव से। कहीं पर भी सदर बाजार के एक कार्यक्रम में मैं उनके साथ चला गया, पारिवारिक रूप से माला जी का घर था। वहां पर गए तो सारे परिवारजनों को और गांव के लोगों को ऐसा लगा ही नहीं कि ये अटल बिहारी वाजपेयी देश के इतने महान नेता हैं। सबसे उन्होंने बिल्कुल स्वविधि अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल पूछा जेहि नाही। ठीक उसी तरीके से अटल जी ने एक एक की कुशल क्षेम पूछी, सबसे अपना अपना व्यवहार निर्वाह किया। कई बार उनके साथ यात्रा करने का अवसर आया। एक बार का तो अजूबा आएगा महेंद्र जी कि जनता की पुकार एक कवि सम्मेलन होता है बम्बई की चौपाटी पर। उस जनता की चौपाटी पर उस बम्बई के कवि सम्मेलन को हम कर रहे हैं। मैं था उस कवि सम्मेलन में। आदरणीय स्वर्गीय निर्भय हाथरसी जी थे, ब्रजेंद्र अवस्थी जी थे, नीरज जी थे, बड़े अच्छे अच्छे कवि थे हैं। और वहां पर लोगों ने कहा अटल जी अटल जी अटल जी। सारा समाज एकदम भुचक्का होकर के बैठ गया। हमारे स्वरूप चंद जी गोयल एक संयोजक थे उस कार्यक्रम के और आज भी हैं वो। अटल जी के अत्यंत अभिन्न मित्रों में से। उन्होंने कहा कि अटल जी आकर के जनता में बैठ गए। हमने उनसे बार बार निवेदन किया कि आप मंच पर आइए, कवियों के साथ बैठिए। बोले मैं कविता सुनने के लिए आया हूँ, मेरा भाषण समाप्त हो चुका है, मैं भाषण करने के लिए आया था, लेकिन कविता के आग्रह और मोह को छोड़ पाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं भाषण करके कविता पढ़ूं ये भी मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मुझे सुनने से वंचित करते हो तो मैं चला जाऊंगा, अन्यथा मुझे जनता में बैठ करके सुनने दिया जाए। और जन साधारण के बीच में बैठ करके उन्होंने उस कवि सम्मेलन को सुना। ये महान उस व्यक्तित्व की जो गर्वहीन भावना। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। कितने लोगों के पास बराबर। मुझे मेरे जीवन में उनके अनेकों संस्मरण जुड़े हुए। एक बार हमारे थे वो लल्ले जी महाराज, 100 साल के हो गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो स्वयं सेवक से फिर प्रचारक रहे। मथुरा सेक्टर के थे और दीनदयाल जी के साथ उन्होंने काम किया था। उनके 100 वर्ष पूरे होने पर एक कवि सम्मेलन हुआ मथुरा में। अटल जी मुझसे नाराज हो गए। उन दिनों डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और वेंकट रमन जी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे। मैं अपने स्वभाव के अनुरूप मैंने एक कविता का पाठ करा और वो कुपित हो गए। मैंने कविता का पाठ करा जिसका एक उसकी 2 पंक्तियां थी, उससे ही उन्होंने भ्रुकुटी तान करके मेरी तरफ देखा तो मैं सहमा कि जो आदमी प्रेम प्यार स्नेह और दुलार का साक्षात प्रतिबिंब स्वरूप है वो कुपित अवस्था स्वभाव है। मैंने पंक्तियां तो पढ़ ही चुका था। पंक्तियां पढ़ने के पश्चात
मैं पंक्तियां पढ़ सकता था अभी, लेकिन मैंने उन्हें वचन दिया है कि अब नहीं पढ़ूंगा इन्हें। उन पंक्तियों को पढ़ने के पश्चात वो मुझे पीछे ले गए, बोले तुमने दो ऐसी शख्सियतों का नाम लिया मेरी उपस्थिति में जो मेरी छवि को कलंकित कर सकती है। तुम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एक जवाबदार कार्यकर्ता हो, और एक जवाबदार कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, उसके अलावा तुम कवि हो, तुम्हें शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने क्या ऐसी क्या गलती हुई महाराज मेरे से? बोले कि तुमने क्या कहा, एक को रावण कहा, एक को महादेव कहा है, और मेरी उपस्थिति में कहा, जबकि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि संविधान, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय ध्वज, इनके बारे में कोई भी ऐसी बात टिप्पणी नहीं की जाना चाहिए। मैं तुम्हारे को ये समझाइश देता हूँ, कल से अगर कोई मुझ पे आरोप लगाएगा तो मैं तो जवाब दे लूंगा, है, लेकिन जवाब देने के साथ मुझे शर्मिंदगी भी महसूस होगी कि मेरी पार्टी का एक आदमी ऐसा था जिसने मुझे शर्मसार किया। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने कहा महाराज जी ये तो सहज भाव से व्यंग था तो कर दिया। बोले ठीक है, व्यंग किया और ये कहीं और भी करना, मेरी उपस्थिति में किया, इसलिए मुझे ये कहना पड़ेगा। तुम्हारा राजनीतिक भाव तुम्हारे पास रखो, लेकिन इस बात का ज्ञान रखो कि कौन कहाँ किस वक्त किस स्थिति में बैठा है, उस परिस्थिति के अनुरूप आचरण करना सीखो। ये शिक्षा मुझे उन्होंने वहां पर दी। ये उनका व्यक्तित्व ही अभूतपूर्व व्यक्तित्व। मेरी माता जी शांत हुई, वो आके सहज भाव से बैठ गए। जी जी जी। सतन क्या हुआ? माता जी कैसे शांत हुई? बीमार थी, ये था वो था। मैंने कहने साहब बीमार तो थी ही, उम्र भी थी। बोले तम्बाकू खाती थी क्या? मैंने क्या जी हाँ तम्बाकू तो खाती थी वो। बोले मेरी माता जी भी तम्बाकू खाती थी हैं, और उन्हें भी वही रोग हुआ था जो तुम्हारी माता जी को हुआ। ये सहज भावना किसी भी कार्य, और वहां पर जहाँ पर मृत्यु वाली स्थिति होती वहां पर किस तरीके से लोग बैठते हैं आप जानते, लेकिन उन लोगों के बीच में सहज भाव से एक पुरुष आकर के बैठ जाए जो अपनी विराटत्व के मामले में पूरे देश में चर्चित हो, मैं तो धन्य हो गया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये महान विभूतियों की यही पहचान है, और शायद यही वो व्यक्तित्व का सबसे अनुपम वो पहलू होता है कि वो आसमान की ऊंचाइयों को छूने के बावजूद भी जमीन को कहीं ना कहीं अपने से दूर नहीं जाने देते। वास्तविक धरातल पर जीवन की धारा को बहते आगे बढ़ाना ही शायद यही अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन का सबसे बड़ा मकसद था, और यही कारण रहा कि बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो भारत देश की छवि को अंकित किया, उसके बाद वो लगातार राजनीति के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कमल को मजबूती देने के लिए दर पदर अपने कदम बढ़ाते चले गए। आगे बढ़ते हैं और सम्मानीय सत्तन जी से जानने की कोशिश करते हैं कि जब देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में काव्य पाठ की जब एक महफिल सजी और काव्य रस के बड़े बड़े महारथी उस मंच पर रहे, तो किस तरह से उन्होंने अटल जी के साथ काव्य पाठ किया, और उस काव्य पाठ को किस तरह से जनता ने भी, या कहा जाए श्रोताओं ने भी खासी जो है सराहना दी। गुरुजी, मुझे ध्यान आता है, एक रेफरेंस, एक संज्ञान में आता है कि एक ऐसा काव्य रस भी की चौपाल भी सजी थी जहां पर आपने खूब जो है श्रोताओं को बहुत सारे पंक्तियों संस्मरणों के जरिए जो है झूमने पर मजबूर कर दिया, मंत्रमुग्ध कर दिया था। उस दरमियान अटल जी ने किस तरह से प्रतिक्रिया अपनी रखी थी? इंदौर में कार्य समिति होती है राष्ट्रीय, जी 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 जी, और इंदौर में उस कार्य समिति के अंतर्गत अटल जी आए हुए थे, और अटल जी ने उस कार्य समिति में कहा कि भाई गोष्ठी तो होगी, इंदौर वालों कवि गोष्ठी तो होगी। तो कवि गोष्ठी होने का परिणाम ये हुआ कि कुछ कवियों को आमंत्रित किया मंच पर। एक कवित्री ने गीत पढ़ा, श्रृंगार का गीत पढ़ा, मैं संचालन कर रहा था। संचालन कर रहा था तो मेरे मुंह से निकला कि प्यारलाल जी पास में बैठे हुए थे। मैंने क्या प्यारलाल जी, अच्छा गलत आदमी से गलत बात कर दी मैंने। मैंने क्या प्यारलाल जी अब ये श्रृंगार का गीत पढ़ रही है, अटल जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनको कैसा लगता होगा। ये बात उन्होंने सुन ली, वो भी नजदीक ही बैठे हुए थे। तो बोले उससे क्या कह रहे होगे, वो भी मेरे ही जैसा है, उनसे क्या कह रहा हो, वो भी मेरे ही जैसा है, उसको भी कैसा लगता होगा। लेकिन सत्तन जी याद रखो, हमने विवाह नहीं किया तो क्या है, बारात में तो गए ही हैं, तो वो संतोष तो हमारे साथ जुड़ा ही हुआ है। हमारे अंतर्मन की जो भावना है वो बराबर इसी स्थान से जुड़ी हुई है साहित्य से।
हो रही है। हमें कैसा लगेगा? हमें लगेगा जैसे हम अपनी बहन बेटी बधू को विवाह। वो बिल्कुल कबीर थे महेंद्र भाई, वो विवाह के मामले पे उन्होंने कबीर की तरह जवाब दिए। जी जी जी। अच्छा बोले लाओ कर लो, मजाक उसी मंच पे करा दो विवाह। तो बोले मैं कबीर हूँ, मैं मेरी शर्त है, मैं विवाह नहीं करूंगा। शर्त क्या है? बोले लड़की बड़ी नहीं हो, लड़की छोटी नहीं हो, बराबर की नहीं हो। अब जब छोटी नहीं हो, बड़ी नहीं हो, बराबर की नहीं हो, तो विवाह कैसे संभव है? बोले बड़ी है जो वो माँ है, छोटी है जो वो बेटी है, जो बराबर की है वो बहन है। मैं माँ से, बहन से या बेटी से विवाह करूं, मुझे नहीं करना। जी 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 जी। ये शब्दावली उपयोग की। जीवन को संगठित रूप से, सुव्यवस्थित रूप से जीने की जो कल्पना महापुरुषों के अंतर मन में होती है, उसकी संपूर्ण झलक अटल जी में दिखाई देती थी। आज राजनीति के पटल में आप कैसा अनुभव करते हैं गुरुजी, जब आपने राजनीति के क्षेत्र में भी सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ कदम ताल रखे हों और काव्य रस के मंच को भी साझा किया हो, और उनके जीवन का जो बड़ा महत्वपूर्ण भाग रहा, और खासतौर पर मध्य प्रदेश से उनका गहरा नाता रहा, ग्वालियर से उनका गहरा नाता रहा, गर्व का विषय होता है कि हिंदुस्तान के दिल से ही अटल बिहारी वाजपेयी जैसी शख्सियत देश के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर चुकी है। उसके बावजूद भी उन्होंने राजमाता सिंधिया के सामने खड़े होकर के ये बात कही कि मैं तो गौरव का अनुभव करता हूँ कि सिंधियाओं के स्कूल में रह करके मुझे विद्या अध्ययन करने का अवसर मिला और मुझे बहुत सारी जो सुविधाएं प्रदान हुई, उसके लिए तो मैं अनुग्रहित हूँ। ये भावना अपने विरोधी के सामने खड़ा होकर के कौन कहता है? राजमाता जी तो खैर हमारे को आशीर्वाद देने के लिए हमसे जुड़ी गई थी। 67 के बाद उनका सारा का सारा जो कामकाज था वो भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी तक जुड़ा रहा है। और उन्होंने ये कहा कि एक बेटे की परवाह कौन करता है, मेरे तो ये लाखों लाख बेटे। बिल्कुल ठीक बात है। ये जो मनोज्ञता है, ये जो सर्वव्यापीकरण है, ये महापुरुषों के ही पास में होता है। अंतर जगत से आदमी नाराज है या प्रचार जगत से नाराज है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है महेंद्र भाई। बिल्कुल ठीक बात। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री पद का सपना कार्यकर्ताओं का दिवा स्वप्न था उस जमाने में, जब हम जनसंघ में काम करते थे, तब लोगों के प्रति हम घृणा के पात्र थे। आज उनके व्यवहार से सुविचारित होता हुआ वो संगठन देश की सर्वोच्च सत्ता पर अपनी पकड़ बना करके बैठा है। जिन लोगों ने उस पकड़ को बनाई है, उसको उस यात्रा के उस पड़ाव तक पहुंचाने का काम जिन लोगों में से ने किया है, उनमें सर्वाधिक योगदान बिल्कुल ठीक बात है अटल जी का है। उन्होंने भारत माता की कई बार परिक्रमाएं की। मैंने कोयम्बटूर में भाषण सुने और लोगों के अंतर्मन का अनुराग देखा उनके। मैंने उनका जो चौपाटी पर भाषण सुना, चौपाटी पे समुद्र जैसा लहराता था वैसी जनता लहरा रही थी, और अटल जी लहराते हुए अपनी वाणी का प्रताप जो है जनता में बिखेर रहे। बिल्कुल ठीक बात। गुरुजी, एक सवाल और मेरे जहन में आता है, मीडिया में ऐसे आकलन होते हैं, संपादकीय लिखी जाती है, वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके व्यक्तित्व को अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के साथ तुलनात्मक रूप से देखा जाता है, और कहा जाता है कि अटल जी ने एक जो लहर पैदा की थी, खासतौर पर जनसंघ के बाद जब भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, उसके बाद जो अटल लहर चली, कुछ ऐसी ही लहर मोदी जी के व्यक्तित्व में भी नजर आती है, और उसी लहर के बूते पर आज प्रधानमंत्री के पद पर जो है नरेंद्र मोदी विराजे हैं। क्या इस बात को आपने? एक बात ये कहना चाहता हूँ कि एक अंतर मन से निकली हुई आवाज होती है और एक आपके माध्यम से पहुंचाई हुई आवाज होती है। व्यक्तित्व तो विराट होता है तो ही किसी विराट स्थान पर बैठने की योग्यता रखता है। नरेंद्र मोदी जी के जीवन का जो सच है वो सब लोक विज्ञप्ति, और अटल
बिहारी वाजपेयी के जीवन का जो सत्य है वो लोक विज्ञप्त थे। दोनों की स्थितियां दयनीय थी, लेकिन एक का कंस्ट्रक्शन वर्क है जो नींव से जुड़ करके खड़ा होता है और महल तक बनता है। जब महल बन करके तैयार हो जाए, मकान बन करके तैयार हो जाए, तो उस बने हुए मकान की व्यवस्था को संभालने के लिए पुत्र पौत्रादिक जो है काम करते ही हैं। ठीक उसी तरीके से ये पीढ़ी जो नरेंद्र मोदी जी वाली आई है, इस पीढ़ी ने उस कार्य को संपादित किया जो अटल जी के समय अधूरा छूट गया था। और उस कार्य को गतिवान बनाने में जिन लोगों का की जो ध्रुवाधार परिश्रम था, उस परिश्रम का परिणाम इन्हें व्यवस्थित रूप से मिला, कार्यकर्ताओं की भीड़ के माध्यम से मिला, जनता के माध्यम से मिला। एक बात और है कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार आई, वो सरकार संपूर्ण भाजपा की सरकार नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, गठबंधन सरकार, वो गठबंधन की सरकार है, उसे भाजपा की सरकार कहना गलत है। और एक बात सबसे ज्यादा गलत है, और वो ये है कि कांग्रेस विहीन देश, कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस युक्त भाजपा। जी दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। यानी जो लोग परस्पर एक दूसरे को 66 वर्ष तक निरंतर कोसते रहे, बराबर, उन दोनों का भरत मिलाप केवल सत्ता प्राप्ति के माध्यम को लेकर के हुआ। जो लोग सत्ता की अभिलाषा से जुड़ते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा की भावना से जुड़ते हैं। जो लोग अपनी पार्टियां छोड़ करके यहाँ पर आए हैं, निस्संदेह उन्होंने अपनी मात्र पार्टी का, मात्र संगठन के साथ जो दगादारी की है वो आपके साथ भी कभी भी की जा सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। और उतनी पकड़, उतनी पेट, यहाँ तो 2-3 ही पार्टी है, बाकी तो एनडीए का जो था वो था ही था। लेकिन ये जो विशेष तौर से अभी आए, टिकट पा गए, संसद में स्थान पा गए, और कुछ पदासीन भी हो गए हैं, कुछ पदासीन होने की अभिलाषी हैं, ये सब कुछ है। लेकिन इस सबके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं ऐसा अनुभव करता है कि उसके हितों पर कुठाराघात हुआ। बिल्कुल ठीक बात है, आहत होता है कार्यकर्ता, आहत होता है। अटल जी होते तो ऐसा नहीं होता। नई पीढ़ी का नया सोच है, नया भारत का गठन है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार की जितनी लंबी सूची थी, भ्रष्टाचार की लंबी सूची थी, आप लोगों ने गिनाई है, दिखाई है, जनता तक पहुंचाई है। उस सूची का भी इस विजय में बड़ा योगदान, उस भ्रष्टाचार का भी बहुत बड़ा योगदान है। फिर लोगों ने कहा कांग्रेस गई, कोई भी संगठन मरता नहीं, अंतिम सांस रहता। आज हिंदू महासभा की बात करते हैं लोग, कहाँ है? लेकिन फिर भी जो ऐसी वैसी क्रिया आ जाती है तो उसमें महासभा के कुछ लोग अपनी उपस्थिति में होकारा भर करके अपनी संख्या गिनाई दे। बिल्कुल ठीक बात। एक और सवाल मेरे जहन में आता है, इसी तुलनात्मक अगर हम बात को आगे बढ़ाएं तो चौथे स्तंभ ने यह भी देखा कि अटल जी के पास पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ नहीं था, और कुछ ऐसा ही पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त जीवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी है। आपने दोनों ही व्यक्तित्व, दोनों ही हस्तियों के साथ खूब राजनीति के क्षेत्र में काम किया है। बात चाहे हम नरेंद्र भाई मोदी की करें, जो कई सारी बैठकों के लिए इंदौर देवी अहिल्या की नगरी में जब आते थे तो पंडित सत्यनारायण सत्तन जी से जरूर सौजन्य भेंट करते थे। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व की बात करें तो वो हस्ती, वो व्यक्तित्व भी आपसे कोई दूर नहीं रहा। ऐसे में क्या वाकई में पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ ना हो पाना भी एक समर्पण के भाव को स्वतः ही बढ़ा देता है राजनीति के क्षेत्र में, जनसेवा के क्षेत्र में? संदेह नहीं इस बात। जी क्योंकि गृहस्थ के सामने जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को वो कभी कभी संगठनात्मक गतिविधियों को भूल करके उनके प्रति ज्यादा सावधान हो जाता है। और जब वो उसके प्रति ज्यादा सावधान हो जाता है तो उसकी असावधानी जो है वो संगठन के लिए क्षतिकारक हो जाती है। अटल जी जो हैं वो निर्द्वंद थे, नरेंद्र जी जो हैं निर्द्वंद हैं, और इस निर्द्वंदता का परिणाम है
कि आज वो सर्वोच्च स्थान पर जाने में कामयाब हो गए, छोटे से स्थान से निकले, लक्ष्य को धारण करके एकलव्यता के साथ अपनी यात्रा को निर्बाध रूप से सुचारू रखने का जो काम है, जो लोग करेंगे, निस्संदेह चरैवेति मंत्र उन्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। बिल्कुल ठीक। आज हम जब गुरु जी चर्चा कर रहे हैं, ये वो पल है, ये वो बेला है जब भारत रत्न जैसे गरिमामय सम्मान से सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नवाजा जा रहा है। क्या लगता है, आप किस तरह से उन्हें काव्य की नज़र से, कविता की नज़र से जो है शब्दों में कैसे अभिव्यक्त करेंगे, और अटल जी के व्यक्तित्व को लेकर कौन सी पंक्तियां आज आपके जहन में हैं, आपके हृदय के अंतस से जो है आज अभिव्यक्त होने के लिए आतुर नजर आते हैं? भारत माँ का मान पुजाने वाले तुम संस्कारी हो। जी जी जी। भारत माँ का मान जी जी पुजाने वाले तुम संस्कारी हो। जी शुद्ध विचारों में जी जी भारत माँ का मान पुजाने वाले तुम सुविचारी हो। जी। धीरोदात्त महानायक स्वयंपि मृगेंद्रताधारी हो। भिन्न विचारों में कर्तव्य निभाते तुम सुविचारी हो, और विस्फोटों के बीच मुस्कुराते तुम अटल बिहारी हो। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत गहरा। तो जो भारत माता के सम्मान को बढ़ाने के लिए उन्होंने कभी भी उनके व्यक्तित्व, उनके भाषणों में उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक नैतिक आधारों पर राजनीति करना चाहते हैं, हम कभी भी कमर के नीचे जी जी वार करना पसंद नहीं करते। ये उक्ति कोई चरित्र से वेष्टित व्यक्ति ही कर सकता, और उन्होंने की। कभी भी उनकी वाणी में हल्कापन नहीं आया, और उन्होंने राजनीति के सुविचार को अपने साथ रखते हुए विरोधी पर किसी भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया जो मर्मांतक हो। शब्द की महत्ता वो जानते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज भी जानते। मेरी एक पुस्तक जी जी प्रकाशित हुई। जी जी बिल्कुल। वो वतन की राह में, जी जी वतन की राह में प्रधानमंत्री थे। मैंने उसमें एक कविता लिखी, जटिया जी को माध्यम बनाया। जी जी जी। जटिया जी ने किसी स्थान पर कविता पढ़ी तो अटल जी ने कहा कि एक तो कवि को राजनीति में नहीं आना चाहिए, दूसरे हर जगह कविता पढ़ने का कोई औचित्य नहीं होता। बहुत गहरी बात। तो मेरी छोटी बुद्धि को ऐसा लगा कि कवि होते हुए भी ये कवित्व के वो नकार रहे हैं। तो मैंने उनके खिलाफ एक कविता लिखी। उस समय लोग भी ये कह रहे थे कि लोग ये कह रहे थे उस जमाने में कि अटल बिहारी प्रधानमंत्री हुए, कश्मीर कश्मीर की बात करते थे, आप क्यों नहीं बम भी है और यो नहीं फोड़ते। बिल्कुल। अब मैंने उनके खिलाफ एक कविता लिखी, लेकिन खिलाफ नहीं कह सकता उसको। जी 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 जी। सुझावात्मक बात कह सकता हूँ। अब मेरी बुद्धि के अनुसार मैं लिख गया। कविता के जरिए सलाह मशवरा भी था कहीं। हाँ, था। मैंने उनसे उसमें लिखा जी जी कि रिश्तों वाली दुनिया में जी 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 कुछ अपने होते हैं। रिश्तों वाली दुनिया में कुछ अपने होते हैं। इन अपनों में अपनों के कुछ सपने होते हैं। बहुत गहरी बात है। समझा गए बुजुर्ग हमारे अपने अनुभव से। जी जी जी। लेकिन जो सपने हैं वो कब अपने होते हैं? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अपने और सपने में भी एक रिश्ता नाता है। जी जी जी। अपने और सपने में भी एक रिश्ता नाता है। एक नाचता है तो दूसरा गीत सुनाता है। बहुत बड़ी बात। सबको नहीं मिला करती हैं सपनों की सौगातें। जी 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 जी। और सपने तो ऐसे हैं जो अंधों तक को आ जाते हैं। बहुत बड़ी बात है वाकई में, लाजवाब। सपनों का फलना और फल पाना निष्ठा का फल है। जी जी जी। सपनों का फलना और फल पाना निष्ठा का फल है। बिल्कुल। उनका ही सपना फलता जिनका विश्वास अटल।
बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बात है। उनका ही सपना फलता, जी जी जी, जिनका विश्वास अटल है। जी जी, लेकिन अपना सपना फल जाने पर जो बौरा जाते हैं, जी जी जी, बिल्कुल वाकई, अपना सपना फल जाने पर जो बौरा जाते हैं, जी जी, उनके सपने फलकर भी फल कोई नहीं पाते। बहुत बड़ी बात है, वाकई मिला जवाब, बहुत ही उम्दा पंक्ति है। हमने भी सपना देखा था, जी जी जी, हमने भी जी, सपना देखा था अटल प्रधान बनेंगे, कश्मीर में हम भारत माँ का जयगान करेंगे। जी जी, लेकिन अब केसर की क्यारी में अब तो मुंडों की खेती है, केसर की नहीं, बिल्कुल, केसर की क्यारी में अब तो मुंडों की खेती है। जी जी, बिलख बिलख श्यामा प्रसाद की दिव्यात्मा रोती है। अणुशक्ति से युक्त जी, आपने भी बनवाया बम है, बम तो है पर उसे फोड़ने की ताकत ही कम है। बिल्कुल ठीक बात है। रोज रोज की कटकट से तो अच्छा है जी जी, सुलझा दो और एक बार में हिम्मत करके पूरा ही निपटा दो, अपने सपने फल जाएंगे, अपने सपने फल। ये कविता लिखी बहुत बहुत बड़ी बात और वो पुस्तक में छपी। जटिया जी को मैंने कहा कि ये अटल जी को भेंट कर देना, क्योंकि मैं तो 3 बार वो प्रधानमंत्री बने, जी जी, मैं जा ही नहीं पाया। एक दिन वही मथुरा के कवि सम्मेलन बोले, कभी दिल्ली आते हो? मैंने आते हैं। क्या करते हो? गाते हैं, बजाते हैं, चले जाते हैं। बोले हमसे तो नहीं मिलते। तो मैंने आपसे मिलने में 4 घंटे प्रतीक्षा, जी जी, पूरी तलाशी, सामान किसके यहाँ रखो है, 6 घंटे टूट जाए, सवेरे सवेरे गाड़ी मिलती है, शाम तक घर पहुंच जाते हैं। एक तो आपसे मिलने जाओ, 20-30 फीट दूर खड़े होकर के प्रणाम करो, हमारी अंतरात्मा को संतोष नहीं होता, इसलिए हम तो तस्वीर ही देखते हैं। आप तो हमेशा 24 घंटे प्रधानमंत्री होने के नाते हमें दूरदर्शन से निकट ही दिखते हो। जी जी, तब जटिया जी से कह करके उन्होंने बुलवाया मुझको, जी जी, और वहाँ भेंट किए, बिल्कुल ठीक, और आशीर्वाद दिया मुझे। बिल्कुल, ये व्यक्तित्व की विशेषता है। बिल्कुल ठीक बात है। अपने यहाँ पर मामा जी थे, जी जी, माणिक चंद जी वाजपेयी, जी जी, माणिक चंद जी, स्वदेश के संपादक। बिल्कुल, उनको देख के कोई कह ही नहीं सकता था कि ये स्वदेश के संपादक। बहुत सहज एक टूटी सी साइकिल पर चलते थे। बड़ी से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होए तो वो किसी संवाददाता को भेजने के बजाय खुद ही चले जाते थे और साइकिल से ही चले जाते थे। कपड़े भी ऐसे धुले हुए हुए या नहीं धुले, उनका अभिनंदन हुआ। अटल जी ने झुक करके उनके चरणों का पाद स्पर्शन किया और इस बात को स्वीकार किया कि ये हमारे मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने हमें मार्ग दिखाया। बिल्कुल ठीक। एक विराट का नमन कितना महत्व रखता है और क्या संदेश देता है अपने कार्यकर्ताओं को। बिल्कुल ठीक बात। ये भावना आजकल दिखाई नहीं देती, इसका अभाव है, इसका पूर्ण रूपेण अभाव है। कहा ही जाए कि अटल दौर को कहीं ना कहीं आज के राजनेताओं को एक सीख के तौर पर लेना चाहिए। वो राजनीति का वो दौर, वो जमाना जो है आज के राजनेता अटल के दौर को सीख के रूप में क्यों लेंगे, जबकि वो खुद ही नई सीख दे रहे बिल्कुल ठीक बात है। वो सम्मान की सीख देते थे, ये हटाओ की सीख देते। आज भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का अभाव नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं के अभाव के साथ साथ कार्यकर्ताओं का प्रभाव भी दिखाई देना बहुत जरूरी है। जनप्रतिनिधि जो चुनकर के आते हैं अपनी औकात पर नहीं आते, अपने विश्वास पर, अपने संघर्ष पर, अपनी निजता पर नहीं आते, कार्यकर्ताओं के दम और बलबूते पर आते हैं। और अगर वो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को अपमानित करके अपने अध्यादेश लागू किए जाते हैं, जबरदस्ती आदेश नहीं अध्यादेश की तरह लागू किए जाते हैं, तो नहीं कहीं ना कहीं कार्यकर्ता के मन का कमल जो है वो कुछ बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। और कुछ कतिपय लोग जो स्वार्थ परायणता की राजनीति करते करते अपने वरिष्ठ जनों के निकट निवासी हो जाते हैं, जैसे गरुड़ जी जी बिल्कुल भगवान श्री हरि के निकट निवासी हैं, नंदी जी जो हैं भोलेनाथ के निकट निवासी हैं,
तो वो लोग अपने निकट निवासी होने का फायदा उठाते हुए उन महान पुरुषों के कानों में जो विष घोल देते हैं और उस विष को वो महापुरुष होते हुए भी यथार्थ मान करके उनके द्वारा सुझाए हुए आचरणों को कबूल करते हैं। ऐसा अटल जी ने कभी नहीं किया। बिल्कुल ठीक बात है। वाकई में बहुत गहरे आपने जो है संस्मरण यहाँ पर सुनाए। अटल दौर, राजनीति में अटल दौर से जुड़े और संस्मरण सुनेंगे और सम्मानीय सत्तन जी के साथ जो उनके प्रसंग रहे, किस तरह से बात चाहे काव्य रस के मंच की रही हो या राजनीति के किसी मंच की, कौन कौन से ऐसे अनुभव रहे, कौन कौन से ऐसे अनुपम पल रहे जो सम्मानीय गुरुजी और दर्शकों को बताने वाले हैं, उन तमाम पलों से आपको वाकिफ कराएंगे और मुखातिब कराएंगे गुरुजी की उस काव्यरस के उस अंदाज से जो कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न को कहीं ना कहीं परिभाषित करता है। फिलहाल बारी है एक छोटे से अंतराल की। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा सिटी न्यूज पर। आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। क्या एक राष्ट्र के नाते हम मिलकर काम नहीं कर सकते? क्या एक राष्ट्र के नाते हम सब आने वाले संकटों का सामना नहीं कर सकते?